लाइव स्ट्रीमिंग हो गई हो? आप कर दीजिए ऑन, चालू हो जाएगी। मैं आपको बुलाती है। वो भी ऐसे ऑन कर दीजिए। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज अपना हमारा जो पेपर है सीए इंटरमीडिएट पेपर नंबर 2 जिसका नाम है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस। ठीक है जी, स्टार्ट करें। हल्का सा स्वीट सा इंट्रोडक्शन करके सीधा हम अपने एक्ट की ओर फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी। पेपर नंबर 2 है आपका ग्रुप 1 के अंदर, सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 के अंदर पेपर नंबर 2 है जिसका नाम है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस। कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस। तो बेटे 3 पेपर आपके ग्रुप 1 के अंदर आते हैं, पहला अकाउंट्स, दूसरा लॉ और तीसरा टैक्स। तो ये जो दूसरा पेपर है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ 100 नंबर का पेपर है, ये आपके साथ में डील करूंगा। 100 मार्क्स का पेपर है। इसके अंदर कुल मिला के हमें अगर देखा जाए तो मोटा मोटा 5 चैप्टर पढ़ने हैं जिसके अंदर सब यूनिट्स वगैरह आएंगे। तो पहला है आपका द कंपनीज एक्ट 2013। द कंपनीज एक्ट बोलो ना 2013। कितने मार्क्स है ये? 60 मार्क्स। हाँ जी, कंपनीज एक्ट 2013 आपका 60 मार्क्स का है। फिर एक है आपका एलएलपी एक्ट 2008 10 मार्क्स। थर्ड जीसीए जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897। कब का ये? जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897। ये भी कितने मार्क्स का है? 10 मार्क्स। फोर्थ आईयूएस इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। आईयूएस मतलब इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। ये चैप्टर भी आपका कवर करेगा 10 मार्क्स। एंड लास्ट फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 ये भी 10 मार्क्स का। तो कुल मिला के ये 100 मार्क्स की तैयारी हमारे को करनी है। ठीक है जी, ओके। तो कंपनीज एक्ट 60 मार्क्स, एलएलपी 10 मार्क्स, जीसीए 10 मार्क्स। जीसीए मतलब जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897। आईयूएस इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स ये चैप्टर है, इसका कोई एक्ट नहीं है। फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 ये भी 10 मार्क्स। तो कुल मिला के 100 मार्क्स की तैयारी आपको करनी है। ठीक है जी। तो आज हम जो अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं सीए इंटरमीडिएट का लॉ, उसके अंदर हम आपके साथ स्टार्ट करेंगे कंपनीज एक्ट, क्योंकि सबसे ज्यादा डेप्थ एनालिसिस इंटरप्रिटेशन अगर किसी एक्ट में आपको करने हैं तो वह है कंपनीज एक्ट 2013। सबसे ज्यादा डिटेल्ड कोई एक्ट है हिंदुस्तान में तो वो है कंपनीज एक्ट 2013। इससे बड़ा कोई एक्ट नहीं मिलेगा आपको। इसका इंटरप्रिटेशन हजारों पेज में जाता है, लेकिन वो आपके लिए नहीं है, आपके लिए लिमिटेड इंटरप्रिटेशन है, वो जजेस के लिए या कॉर्पोरेट लॉयर्स के लिए इंटरप्रिटेशन होते हैं। तो स्टार्ट करें जी, है ना? तो आइए जरा शुरुआत करते हैं। प्लीज पुट अप द हेडिंग एवरीवन, द कंपनीज एक्ट 2013। पहली जर्नी हमारी स्टार्ट होने जा रही है लॉ की। ठीक है जी, द कंपनीज एक्ट 2013। बेटे इस एक्ट के बारे में जानने से पहले हमें थोड़ा सा कंपनीज एक्ट में पीछे जाना पड़ेगा। अगर हम पीछे जाते हैं तो हमें पता लगता है कि इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉर्पोरेट लॉ। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में काम करने का बहुत ही पुराना तरीका है, क्योंकि पहला इंडियन कंपनीज एक्ट आया था 1850 में। पहला इंडियन कंपनीज एक्ट कब आया? 1850, ऑन द बेसिस ऑफ इंग्लिश कंपनीज एक्ट 1844। पहला इंग्लिश कंपनीज एक्ट आया 1844 में और पहला इंडियन कंपनीज एक्ट आया 1850 में।
और तब से लेके 1913 तक मैनी टाइम इस एक्ट में अमेंडमेंट हुए, चेंजेस हुए। 1913 में 1913 में फिर से नया कंपनीज एक्ट आया, उसके बाद फिर उसमें लगातार चेंजेस होते रहे। फिर 15 अगस्त 1947 1947 में हमारे को आजादी मिली। 26 जनवरी 1950 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, भारत का संविधान। और उसके बाद एक कमेटी का गठन किया गया, एक कमेटी का गठन किया गया कि अब इस लॉ को दोबारा से फ्रेम किया जाए। उसे हम कंपनी लॉ कमेटी बोलते हैं, जिसको बनाया गया था अंडर द गवर्नेंसशिप ऑफ मिस्टर C.H. भाभा। मिस्टर C.H. भाभा की चेयरमैनशिप के अंतर्गत वो कमेटी का गठन किया गया और कमेटी को फेमसली कहा जाता है भाभा कमेटी। किस नाम से बोलो? भाभा कमेटी। C.H. भाभा के गवर्नेंस में उस कमेटी का निर्माण किया गया। उस कमेटी ने अपने जो भी रिकमेंडेशन थे, जो भी चीजें थी, उसको तैयार किया, बिल तैयार किया। और ये बिल, कंपनी बिल 1953 में पेश किया गया पार्लियामेंट में। 1953 में 3 साल डिबेट चली, 3 साल डिबेट और डिस्कशन चले। उसके बाद 1956 में कंपनीज एक्ट पास किया गया। और 1956 वाले एक्ट में भी 14 बार अमेंडमेंट आए, अलग अलग ईयर्स में 14 टाइम्स अमेंडमेंट आए। और उसके बाद फिर एक नया एक्ट दोबारा से लाया गया, कंपनीज एक्ट 2013। और कंपनीज एक्ट 2013 लाने की भी पहला प्रपोजल इसके लिए पता कब आ गया था? 1990 में। 1990 में यह प्रपोजल आ गया था, एक नया एक्ट आना चाहिए, पर आते आते 23 साल लग गए। ठीक है ना? तो याद रखिएगा, समय लगता है गवर्नमेंट की चीजों में। तो 2013 में यह नया एक्ट आया, कंपनीज एक्ट 2013, जिसका इंट्रोडक्शन मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो पहली हेडिंग डाल लीजिए जरा, इंट्रोडक्शन। कंपनीज एक्ट 2013 इंट्रोडक्शन। ठीक है जी। तो हमने पूछा भैया ये एक्ट क्यों लाए, क्या मकसद था इस एक्ट को लाने का, क्यों लाया इस एक्ट को? तो इन्होंने कहा हमारा प्रियम्बल पढ़ो। क्या पढ़ो? प्रियम्बल। प्रियम्बल बताता है व्हाट इज द ऑब्जेक्ट और पर्पस और रीजन बिहाइंड इंट्रोड्यूसिंग द एक्ट। तो क्या कहता है? एन एक्ट, लिखिए, एन एक्ट टू कंसोलिडेट, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड। ये एक्ट क्यों लाया गया? एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू, बोलो ना, द लॉ रिलेटिंग टू, बोलो बेटा, द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज। वेरी गुड, पहला पॉइंट। एन एक्ट टू कंसोलिडेट, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज। अब जरा ध्यान से सुनिएगा बेटे, कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है? एक जगह इकट्ठा करना। जितने भी कंपनी से रिलेटेड प्रोविजन थे उन सबको एक ही जगह इकट्ठा किया गया अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। एन एक्ट टू कंसोलिडेट, कंसोलिडेट होता है एकत्रित करना, इकट्ठा करना। सारे प्रोविजन अगर कंपनी से संबंधित चाहिए तो कहां मिलेंगे? अंडर कंपनीज एक्ट 2013। एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज। अगर कंपनी से रिलेटेड लॉ अमेंड किया जाएगा तो वो भी अमेंडेड लॉ आपको 2013 में मिलेगा विद ऑल अमेंडमेंट्स। आगे अमेंडमेंट आती रहेंगी तो जोड़ते रहेंगे। तो कंपनीज एक्ट को लाने का क्या मकसद था? बोलो, क्या पीछे था? टू कंसोलिडेट, बोलो बेटा, टू कंसोलिडेट एंड अमेंड। कंसोलिडेट मतलब इकट्ठा करना एक जगह, और अमेंड मतलब चेंजेस करना, द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज। ओके, बोलो आशु भैया, तुम भी बोलो, टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज। ठीक है जी। तो हम साथ साथ ये भी देखते चले हमारे कोई मित्रगण जुड़े ना हो इसमें। ठीक है जी। हाँ जी, चलिए, टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज। आइए आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, दिस एक्ट रिसीव्ड द असेंट ऑफ
द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिसीव द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। असेंट होता है बेटा सहमति, ठीक है ना। दिस एक्ट रिसीव्ड द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 29 अगस्त 2013। दिस एक्ट रिसीव्ड द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति की असेंट मिली, कब मिली? 29 अगस्त 2013। देन इट इज नोटिफाइड in the official gazette on 30th August 2013, 30 अगस्त 2013। ठीक है जी, एक मिनट बेटा बस। चलिए, डन है। तो सबसे पहले इट रिसीव द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति की असेंट मिली, बोलो कब मिली? 29 अगस्त 2013। और उसके बाद नोटिफाई किया गया ऑफिशियल गजट में, कब? 30 अगस्त 2013। अच्छा एक बात ध्यान रखना, ऑफिशियल गजट क्या होता है? ऑफिशियल गजट होता है भारत का राजपत्र, द गजट ऑफ इंडिया। अब ये गजट ऑफ इंडिया क्या होता है जी? गवर्नमेंट का पब्लिक से संवाद का जरिया, कम्युनिकेशन का साधन। अगर गवर्नमेंट को कोई भी अमेंडमेंट लानी है, कोई भी एक्ट लाना है, कोई भी रूल लाना है, तो किसमें छापेगी? इन द ऑफिशियल गजट, गजट ऑफ इंडिया। इज इट डन एवरीवन? तो क्या कहते हैं, तीन बातें हमने अभी तक पढ़ी। नंबर 1, एन एक्ट टू कंसोलिडेट, बोलिए एवरीबडी, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज। भारत के राष्ट्रपति की असेंट मिली 29 अगस्त 2013 और ऑफिशियल गजट में छापा गया। कब आया ऑफिशियल गजट में? ये लीगल डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अथॉरिटी में छापा जाता है। ऑफिशियल गजट मतलब एक न्यूज़पेपर जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी में छापा जाएगा, जिससे पब्लिक को कम्युनिकेट करेंगे जो भी गवर्नमेंट के डिसीजंस होंगे। तो क्या? इट इज नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गजट ऑन 30 अगस्त 2013। ठीक है जी। अगला पॉइंट, सेक्शन 1 केम इनटू फोर्स ऑन, कब से लागू हुआ? सेक्शन 1 केम इनटू फोर्स ऑन 30 अगस्त 2013। जिस दिन नोटिफाई किया गया था, जिस दिन ऑफिशियल गजट में नोटिफाई किया गया था, उसी दिन से सेक्शन 1 अप्लाई हो गया। सेक्शन 1 केम इनटू फोर्स कब से लागू हुआ? फ्रॉम 30 अगस्त 2013। तो ये एक्ट जो है ना बेटे, टुकड़ों में आया है, एकदम से नहीं लगा दिया पूरा एक्ट। पहले सेक्शन 1 लगाया गया, फिर 98 सेक्शन लागू किए गए, फिर 143 सेक्शन लागू किए गए, एंड सो ऑन। फिर 98 सेक्शन अप्लाई किए गए, 98 सेक्शंस केम इनटू फोर्स, 98 सेक्शंस केम इनटू फोर्स ऑन 12 सितंबर 2013। 98 सेक्शन कब से लगाए गए? 12 सितंबर 2013। 143 सेक्शंस came into force on 1st April 2014। 1st April 2014। तो भैया ये एक्ट जो है वो धीरे धीरे करके इफेक्टिव किया गया है, एकदम से पूरा एक्ट नहीं लगा दिया गया। जिस दिन नोटिफाई किया गया, कहां पे नोटिफाई किया गया? उस दिन सेक्शन 1 लागू हुआ, उस दिन सेक्शन 1 लागू हुआ। 98 सेक्शन अप्लाई किए गए कब से? 12 सितंबर से। और 143 सेक्शन अप्लाई किए गए 1 अप्रैल 2014 से, और बाकी सेक्शन धीरे धीरे करके आगे लगाते गए, एक साथ नहीं लगे। ठीक है जी।
बड़ा एक्ट है ना, धीरे धीरे करके रूल्स भी बनाने हैं और चीजें भी करनी है, थोड़ी लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इज इट क्लियर? इतना क्लियर है इंट्रोडक्शन? अब आगे बढ़ो। आशु ओके बेटा? डन है। चलिए, तो अगला पॉइंट आपके सामने आता है। एक चार्ट बनाइए सुंदर सा मेरे साथ। द कंपनीज एक्ट 2013, हेडिंग डाल लो फिर से। द कंपनीज एक्ट 2013 जी। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं हमें पता होना चाहिए। अब मैं एक्ट ओपन करवा रहा हूं, एक्ट के बारे में बता दिया। अब एक्ट ओपन करेंगे। कोई भी एक्ट होता है, कोई भी एक्ट होता है पार्लियामेंट से पास होता है, उस एक्ट के अंदर होते क्या है? चैप्टर्स। ये चैप्टर बेटे आपकी किताब वाले नहीं होते, ये चैप्टर रोमन में होते हैं, चैप्टर 1, 2, 3, 4। तो कंपनीज एक्ट में कितने चैप्टर हैं? 29 चैप्टर्स। कितने चैप्टर्स है बोलो? 29 चैप्टर्स। कितने चैप्टर है बोलो? आशु बोला करो साथ साथ। कंपनीज एक्ट में 29 चैप्टर्स हैं। पूरे 29 चैप्टर पढ़ने क्या सर हमको? ना बेटे ना, पूरा कंपनीज एक्ट आपके कोर्स में नहीं है, आधा है। पूरा होता तो बैंड बज जाता आपका। तो अभी आपके 29 चैप्टर्स हैं, 470 सेक्शंस हैं। ये कंपनीज एक्ट में है। 29 चैप्टर्स, 470 सेक्शंस और 7 शेड्यूल्स। तो बेटे कंपनीज एक्ट की रचना कैसे की गई है, उसके ग्रंथ क्या है? जैसे कहते हैं ना गीता का 18वां अध्याय, ऐसे ही कंपनीज एक्ट का 29वां अध्याय, तीसरा अध्याय, दूसरा अध्याय। चैप्टर ही तो है। पूरे एक्ट को अलग अलग चैप्टर में बांटा गया। कोई चैप्टर डील करता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के साथ, कोई चैप्टर डील करता है प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी, कोई चैप्टर डील करता है चार्जेस के साथ, कोई चैप्टर डील करता है डिपॉजिट्स के साथ, कोई चैप्टर डील करेगा ऑडिट एंड ऑडिटर के साथ, कोई चैप्टर डील करेगा कंपनी अकाउंट्स के साथ। तो अलग अलग कोई चैप्टर डील करेगा वाइंडिंग अप का भी। तो अलग अलग चैप्टर में बांट दिया गया। ठीक है जी। और चैप्टर के अंदर क्या होते हैं? सेक्शंस, सेक्शन के अंदर सबसेक्शन, सबसेक्शन के अंदर क्लॉज, क्लॉज के अंदर सब क्लॉज, सब क्लॉज के अंदर आइटम्स, आइटम्स के अंदर सब आइटम्स, है ना। तो एक्ट के अंदर कितने चैप्टर है बोलो बेटे? सब लोग बोलो। एक्ट के अंदर 29 चैप्टर्स। सेक्शन कितने हैं? 470 सेक्शंस एंड 7 शेड्यूल्स। और 7 शेड्यूल की बात तो करते रहेंगे। शेड्यूल 3 तो सुना ही होगा। शेड्यूल 3 पार्ट 1 बैलेंस शीट का फॉर्मेट और पार्ट 2 P&L का फॉर्मेट 12th क्लास से बनाते आ रहे हो, 12th क्लास से बनाते आ रहे हो। शेड्यूल 3 के अंदर पार्ट 1 बैलेंस शीट, कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनाई जाएगी, शेड्यूल 3 पार्ट 1 बताता है और पार्ट 2 P&L बताता है। P&L का फॉर्मेट कैसे रहेगा। तो इतना क्लियर हो गया। तो कंपनीज एक्ट में कितने चैप्टर है बोलो 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 बोलो? 29 चैप्टर्स, 470 सेक्शंस एंड 7 शेड्यूल्स। ओके ओके बोलो ओके। कोई दिक्कत तो नहीं है? चले आगे। याद करते हुए चलना, बिल्कुल धैर्य से, बिल्कुल आराम से, कोई जल्दी नहीं करनी। खपा देना है पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट में अपने आप को, अगर लॉ में अच्छे नंबर चाहिए तो। पूरी डेप्थ में पढ़ना है इसको। ठीक है जी, आगे बढ़िए। अब देखो बेटा, मैंने कहा था एक्ट हमें बताता है क्या क्या करना है। एक्ट हमें बताता है क्या क्या करना है, कैसे करना है। इसके लिए हमने क्या बना लिए? रूल्स। प्रोसीजरल एस्पेक्ट कहां पे दिए गए? रूल्स। और मैंने आपको बताया, क्या बताया? सुन लीजिए। रूल्स आर द ड्राइवर्स ऑफ द एक्ट। एक्ट इज लाइक ए बस एंड रूल्स आर लाइक द ड्राइवर। ड्राइवर के बगैर बस चल सकती है क्या? नहीं। एक्ट में बता दिया गया कि ये काम करना है, करने की डिटेल प्रक्रिया दी गई। कहां पे? इन द रूल्स। इन द रूल्स। जैसे कंपनी अकाउंट बनाने को कहा तो कैसे बनेंगे बताते हैं। कंपनी अकाउंट रूल्स। कंपनी में डेफिनेशन दे दी और कुछ डेफिनेशन में लिख दिया गया एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। तो फिर हम रूल में गए, कंपनी स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन डिटेल्स रूल्स 2014। उधर कंपनी ऑडिट सिखाया
तो कंपनी ऑडिट करने का तरीका बताया गया, कंपनी ऑडिट एंड ऑडिटर रूल 2014। कंपनी मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स अलग है, कंपनी एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स अलग है। तो ध्यान रखना अलग अलग रूल्स है। कितने रूल्स हैं तो सुनो, ईच चैप्टर लिख लीजिए साथ साथ, हैज एट लीस्ट, ईच चैप्टर हैज एट लीस्ट वन सेट ऑफ रूल्स। ईच चैप्टर हैज एट लीस्ट वन सेट ऑफ रूल्स। हर चैप्टर का कम से कम वन सेट ऑफ रूल तो है ही है, ठीक है ना। तो आप समझ लीजिए, एक्ट भी पढ़ना है, रूल्स भी पढ़ने हैं, याद रखिएगा, एक्ट भी पढ़ना है और रूल्स भी पढ़ने हैं। वरना ध्यान रखना, आप खिलौना तो लेके चले गए एग्जाम में, लेकिन उसमें आपने बैटरी नहीं डाली, तो वो खिलौना चलेगा कैसे। एक्ट इज लाइक, मैंने बताया ना, एक बस, एंड रूल्स आर द ड्राइवर। तो ये सी है, इंटरमीडिएट है दोस्तों। यहां पे खाली एक्ट पढ़ने से काम नहीं चलेगा, एक्ट के साथ साथ रूल्स भी पढ़ने हैं, ठीक है जी। रूल्स के साथ साथ केस लॉ भी पढ़ने हैं, अमेंडमेंट भी पढ़नी है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, सीए इंटरमीडिएट है, डेप्थ में पढ़ाई करनी है, ऊपर ऊपर से पढ़ के नहीं होगा, ध्यान रखिए। चलिए आगे। अब एक बच्चा आया, कहता मदान सर मुझे ये बताओ कि सर ये एक्ट को लाने का उद्देश्य क्या है। पहले भी तो एक्ट चल रहा था, पहले भी तो कंपनीज एक्ट 1956 चल रहा था, 1956 वाला। आप बेकार में टाइम पास करते रहते हैं, लोग बेकार में पार्लियामेंट का टाइम पास करते रहते हैं, क्यों लाए कंपनीज एक्ट 2013। तो मैंने कहा लिख बेटा, एम और ऑब्जेक्टिव, एम्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। और ये मैं नहीं बताता, ये पूरा स्टडी मटेरियल आपका स्टार्ट हो चुका है, ध्यान रखिएगा। ये जितनी भाषा लिखवा रहे हैं आपका आईसीआई के अनुसार ही कर रहे हैं। एम्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अब बताइए गवर्नमेंट क्या चाहती है, कंपनियों को अच्छे से चलाया जाए या ना चलाया जाए, कंपनियों का गवर्नेंस बेटर किया जाए या ना किया जाए। तो पहला ऑब्जेक्टिव था टू इंप्रूव कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस को हिंदी में समझो बेटे, क्या नाम है बिटिया, मैं नाम भूल जाता हूं बेटा, सॉरी, है यशोदा। बेटा कॉर्पोरेट गवर्नेंस को हिंदी में कहते हैं कंपनियों का संचालन, कंपनियों को चलाना। कैसे चलाए, गवर्नमेंट क्या चाहती है कि कंपनियों को अच्छे से चलाया जाए, तो गवर्नमेंट लॉ लेके आई टू इंप्रूव कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कंपनियों का संचालन, टू इंप्रूव कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कंपनी एक्ट लाने का पहला मकसद क्या था, बोलो, टू इंप्रूव कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ताकि बेहतरीन तरीके से कंपनियों को चलाया जाए, ताकि एनरॉन, वर्ल्डकॉम ऐसे फ्रॉड्स ना हो, ताकि सत्यम जैसे फ्रॉड्स ना हो। अगर ऐसे ही फ्रॉड होते रहे तो फिर तो हमारा देश बर्बादी की ओर आगे बढ़ जाएगा, पूरी स्टॉक मार्केट डाउन चली जाएगी, और जहां स्टॉक मार्केट खत्म नहीं हुई तो आपकी इकोनॉमी भी डाउनफॉल आ जाएगी। बड़ी बड़ी कंपनियों के कॉर्पोरेट फ्रॉड होते हैं, उन फ्रॉड को रोकना किसका काम है, गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट ऐसा लॉ बनाए जहां पे फ्रॉड को भी पकड़ा जा सके, जहां पे कंपनियों का गवर्नेंस भी सुधरे, माल प्रैक्टिसेस ना हो, बैड प्रैक्टिसेस ना हो, इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो। समझ में आ रही बात। तो कंपनीज एक्ट लाने का पहला मकसद सरकार का क्या था, टू इंप्रूव, बोलिए एवरीबॉडी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कंपनियों का संचालन बेहतरीन तरीके से किया जाए। क्लियर है बात। नंबर 2, अच्छा, जब भी बात आती है मोदी सरकार की तो एक बात आती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सरल बनाना है, काम में सरलता लानी है, लिबरलाइजेशन देना है। तो कंपनी वाले भी पहुंच गए सरकार के पास, साहब आपने तो हमारा बैंड बजा रखा है, इतने सारे रेगुलेशन, इतने सारे प्रोविजन, इतनी सारी चीजें। तो गवर्नमेंट ने कहा इंसाफ होगा, अभी हम जिंदा हैं। गवर्नमेंट ने कहा अब मैं जो कंपनीज एक्ट लेके आ रही हूं उसमें मेरा एक और मकसद होगा, टू सिंप्लीफाई रेगुलेशंस, नियमों को सरल बनाना। कितनी प्यारी भाषा है,
है ना बेटा। यशोदा, नियमों को सरल बनाना, टू सिंप्लीफाई रेगुलेशंस। वेरी गुड। टू सिंप्लीफाई, बोलो बेटा, रेगुलेशंस, टू इंप्रूव कॉर्पोरेट गवर्नेंस। और दूसरा क्या बोलो, टू सिंप्लीफाई रेगुलेशंस। थर्ड, गवर्नमेंट किसके हितों के लिए काम करेगी, कंपनी के हितों के लिए या निवेशकों के हितों के लिए? बताओ। निवेशकों के हितों के लिए। भैया कोई 500 रुपए लगाया है स्टॉक मार्केट में, कंपनी में, कोई 2000 लगाया, कोई 5000 लगाया, कोई 10,000 लगाया, कोई 2 लाख लगाया। छोटे छोटे लाखों करोड़ों इन्वेस्टर है बाजार में। और अगर एक कंपनी डंप हो गई तो, कंपनी का बेड़ा गर्क हो गया तो भैया बड़ी समस्या हो जाएगी। तो उस समस्या को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने कहा मेरा एक और मकसद है, टू स्ट्रेंथन, मजबूत बनाना, टू स्ट्रेंथन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, निवेशकों के हितों को मजबूत बनाना, टू स्ट्रेंथन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। तो यह भी हमारा मकसद है। आपको एक एग्जाम्पल देते हैं बढ़िया। एक कंपनी थी सत्यम। सत्यम के अंदर दिसंबर 2009 में सत्यम का शेयर चल रहा था, सुन बेटा, 450 रुपए का मार्केट में। इसके बाद सत्यम के फ्रॉड उजागर हुए। राजू रामालिंगम उसके ओनर थे। राजू रामालिंगम और उनके भाई वगैरह ने काफी फ्रॉड किए हुए थे, जिनमें से एक फ्रॉड मैं आपको बताता हूं, अमंग अदर फ्रॉड्स, एक फ्रॉड बताता हूं छोटे वाला। कंपनी के अंदर 40,000 एम्प्लॉय काम कर रहे थे। कितने बोलो बेटे? और ऑन रिकॉर्ड दिखा रखे थे 53,000 एम्प्लॉय। 13,000 डमी एम्प्लॉय, झूठे एम्प्लॉय। और एंट्री क्या हो रही है? निकाल के लेके जा रहे हैं पैसा कंपनी से। और एंट्री क्या हो रही है? P&L अकाउंट डेबिट टू सैलरी। 13,000 एम्प्लॉय की डमी सैलरी 20 करोड़ रुपए पर मंथ। एक साल का 240 करोड़ रुपए का अकलौता फ्रॉड यही। तो जब सत्यम के फ्रॉड उजागर हुए तो 10 जनवरी 2010 को जो कंपनी का शेयर कितने का चल रहा था, 450 रुपए का, उसकी कीमत रह गई 11 रुपए 50 पैसे। सोचो आपके 4.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 10 दिन के अंदर अंदर 11,50,000 रह जाए तो आत्महत्या करेंगे नहीं करेंगे लोग? तो ऐसी कंपनी का इलाज क्या करेगा? लॉ या तो बंद कर दे, बंद कर देगा तो मरेगा कौन? इन्वेस्टर। तो लॉ ने क्या किया, इसके जो ऑडिटर थे PwC, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, उनके ऑडिटर को जेल भी हो गई और उनके COP भी कैंसिलेशन की कर दिया गया। और साथ में ICI ने हाई कोर्ट को रिकमेंड किया टू गिव देम स्ट्रिक्ट इम्प्रिजनमेंट ऑडिटर्स को। और इस कंपनी को बेच दिया गया कंपलसरी एक्विजिशन के तहत महिंद्रा ग्रुप को। किसको बेच दिया गया? महिंद्रा ग्रुप को। तो इसका नाम हुआ सत्यम महिंद्रा। क्या नाम हो गया? सत्यम महिंद्रा। और उसके बाद बदनाम नाम कौन लेके चले? सत्यम नाम तो बदनाम था, तो महिंद्रा वालों ने सत्यम नाम हटा दिया और बाद में इसको कर दिया टेक महिंद्रा। तो आज ये कंपनी टेक महिंद्रा के नाम से काम कर रही है और आज इसका शेयर 1000 से ऊपर पहुंच गया है। तो गवर्नेंस इंप्रूव हुआ तो हुआ ना, नहीं तो मर जाते इन्वेस्टर तो गए। तो कहने का मतलब कंपनीज एक्ट लाने के 3 मकसद जरा मेरे साथ रिपीट कर देना। नंबर 1, टू इंप्रूव, बोलिए एवरीबॉडी, टू इंप्रूव कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कंपनियों का संचालन बेहतर तरीके से किया जाए। नंबर 2, टू सिंप्लीफाई रेगुलेशन, नियमों को सरल बनाना है ताकि काम करने, भैया रूल रेगुलेशन में ही फंसे रहेंगे तो काम धंधा कब करेंगे? समझ लो। अगर हम ROC के चक्कर में ही फंसे रहेंगे, कंप्लायंसेस के चक्कर में ही फंसे रहेंगे तो काम धंधा कब करेंगे? तो नियमों को सरल बनाना, टू सिंप्लीफाई रेगुलेशंस। नंबर 3, टू स्ट्रेंथन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, निवेशकों के हितों को मजबूत करने का काम कौन करेगा? गवर्नमेंट, थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2000। आपका प्यार से बोलो तो आपको, नहीं तो 2013 2013। डन इट एवरीवन? ओके है, एम ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया।
ये स्टडी मटेरियल का एक एक पेज चल रहा है मेरे बच्चों, स्टडी मटेरियल का एक एक पेज चल रहा है, जाके चेक कर लेना, चाहे पीडीएफ निकाल के या अपनी बुक पढ़ी होगी, एक एक पेज स्टडी मटेरियल का कवरेज होएगा आपका बढ़िया से, विद डीप एनालिसिस एंड अंडरस्टैंडिंग। इज इट क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इससे पहले कि मैं अगले सेक्शन की ओर आगे जाऊं, तो अब मैं आपको चैप्टर इंट्रोडक्शन करा ही दूं, ठीक है ना? तो आइए, क्योंकि मेरे पहले चैप्टर में बहुत ज्यादा टॉपिक है, अभी आपको नजर आ जाएंगे। हेडिंग डाल लीजिएगा, चैप्टर नंबर 1 माय डियर फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट कंपनीज एक्ट विद चैप्टर नंबर 1। इंट्रोडक्शन हो चुका है। चैप्टर नंबर 1 का नाम है प्रिलिमिनरी। प्रिलिमिनरी तो हो जाती है शुरुआत आपके चैप्टर नंबर 1 के साथ, द कंपनीज एक्ट 2013 की। चैप्टर नंबर 1 है आपका प्रिलिमिनरी, और कंटेंट्स बता दीजिए जरा, क्या कंटेंट होने चाहिए उसकी हम बात कर लेते हैं। पहला कंटेंट, क्या चाहते हो एक्ट के बारे में, क्या चीज बताई जानी चाहिए एक्ट में? पहले कंटेंट में किस पे लागू होगा, कहां लागू होगा? तो वेरी गुड। तो पहला कंटेंट आपके सामने आता हुआ, ध्यान से सुनिएगा, आराम से बेटा। कंटेंट नंबर 1 शॉर्ट टाइटल, चार्ट बनवाऊंगा उसका बड़ा प्यारा। शॉर्ट टाइटल कॉमा एक्सटेंट कॉमा कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेबिलिटी और मैं आपसे जानना चाहता हूं हर एक्ट में ये चीजें कहां मिलती हैं? वेरी गुड आंसर्स, वेरी गुड। अरे भैया अब टू मत बोल भाई, 2 में डेफिनेशन होती है मेरे भैया। सेक्शन 1 आशु, सेक्शन 1। तो बेटा सेक्शन 1 में क्या पाया जाता है? शब्द बेटे बोलो, शॉर्ट टाइटल। हाँ बिटिया आप भी बोलो, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेबिलिटी। बोलो सब लोग, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेबिलिटी, सेक्शन 1। नंबर 2, अब मुझे एक बात बताओ, आप बच्चों ने अकाउंट्स पढ़ा है? अरे बोलो बोलो, सबसे पहली बार आपने अकाउंट्स कब पढ़ा था? 11th क्लास में। जब 11th क्लास में अपने अकाउंट्स पढ़ा था तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ाई जाती है? डेफिनेशंस। अरे भाई अगर मैं अकाउंट्स को सीखना चाहता हूं तो पहले मुझे पता होना चाहिए ना कि अकाउंटिंग होता क्या है, अकाउंट्स होता क्या है, असेट क्या होती है, लायबिलिटी क्या होती है, करंट असेट क्या होती है, करंट लायबिलिटी क्या होती है, कैपिटल क्या होती है, रेवेन्यू क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, अलग अलग चीजें, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। जब तक ये सारी टर्मिनोलॉजी मुझे नहीं पता, जब तक ये सारी टर्मिनोलॉजी मुझे नहीं पता तो मैं अकाउंट्स कैसे सीखूंगा? ऐसे ही जब मैं सेलो गुड एक्ट पढ़ता हूं सीए फाउंडेशन लेवल पे, तो मुझे बताया जाता है बायर कौन होता है, सेलर कौन होता है, गुड्स क्या होती है, एग्जिस्टिंग गुड्स क्या होती है, फ्यूचर गुड्स क्या होती है, मर्केंटाइल एजेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है, नाना प्रकार की डेफिनेशन हमें पढ़नी पड़ती है। तो जब आप कंपनीज एक्ट पढ़ने जा रहे हो तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा सबसे पहले? बोलो ना, डेफिनेशंस। और डेफिनेशंस कहां दी होंगी? बोलो, सेक्शन 2। और सेक्शन 2 बस खत्म, पहला चैप्टर फिनिश। सर बस 2 ही कंटेंट करने हैं? हाँ बस 2 ही कंटेंट करने हैं। वो बात अलग है कि सेकंड कंटेंट में 93 डेफिनेशन आईसीआई ने दी है, 93 डेफिनेशंस। सर डरा रहे हो क्या? ना बेटे, डराना भी मेरा काम है और डर से को भगाना भी मेरा काम है। अभी तो डरा दिया, अब समझो 93 की 93 डेफिनेशन हम अभी नहीं पढ़ेंगे। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा 10, 20, 25 डेफिनेशन। कुछ डेफिनेशंस ऐसी होंगी जो हम चैप्टर्स में जाके ही पढ़ेंगे, अलग अलग चैप्टर्स में उसके साथ पढ़ेंगे, और कुछ डेफिनेशन जस्ट रीड करके रख देने वाली है। तो बहुत ज़्यादा डेफिनेशन परेशानी की बात नहीं है। हाँ प्राइवेट कंपनी है, यहाँ पढ़ेंगे सेक्शन 2 क्लॉज 68, पब्लिक कंपनी पढ़ेंगे, 1% कंपनी पढ़ेंगे, कंपनी की डेफिनेशन पढ़ेंगे, केएमपी की डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना, कई डेफिनेशन यहीं पढ़ेंगे। तो सर चैप्टर में जाके कौन सी पढ़ोगे? जब मैं प्रोस्पेक्टस का चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहां पढ़ाऊंगा 269,
सेक्शन 2 क्लॉज 69, सेक्शन 2 क्लॉज 70, प्रमोटर, प्रमोटर या प्रोस्पेक्टस, अलग अलग डेफिनेशंस आएंगी ना, वो अलग अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। डिपॉजिट की डेफिनेशन डिपॉजिट के चैप्टर में पढ़ेंगे, चार्जेस की डेफिनेशन चार्जेस के चैप्टर में पढ़ेंगे, बाकी बची हुई डेफिनेशन यहां पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो ये दो कंटेंट अगर हम कर लें तो हमारा पहला चैप्टर डन हो जाएगा, और आपको लगता है लेकिन टाइम लगेगा इनमें भी, ठीक है ना। तो स्टार्ट करें। तो दो ही सेक्शन है पहले चैप्टर में, चेक कर लीजिएगा घर जाके। पहला क्या है, सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल, बोलो ना, एक्सटेंड, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेबिलिटी, और सेक्शन 2 डेफिनेशंस। तो आइए जरा शुरुआत करते हैं आपके साथ, ठीक है ना। किसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, सेक्शन 1। आइए एक ना लैंडस्केप मोड में ले लेना अपने रजिस्टर को, है ना, किस तरीके से समझ में आ गया ना। हाँ, हेडिंग डाल लो सेक्शन 1। सेक्शन बोलो बेटा 1। सेक्शन 1 में 4 चीजें आ रही है बेटे। कितनी चीजें आ रही हैं, 4। 1 2 3 4। पहला बोलो, जल्दी बोलो, शाबाश बोलो बच्चे। शॉर्ट टाइटल, शॉर्ट टाइटल याद हो रहा है साथ साथ, वेरी गुड, पर समझ समझ के याद करने हैं। शॉर्ट टाइटल। सेकंड बोलो बेटा, एक्सटेंट, लिखते भी रहिए साथ साथ। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट, एंड फोर्थ इज एप्लीकेबिलिटी। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। शॉर्ट टाइटल बता दो भाई। आपसे कोई पूछे, इंटरव्यू में गए, सबसे पहले क्या बताते हैं? इंटरव्यू में गए तो वो कहेंगे ना इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो क्या बताते हो? सबसे पहले अपना नाम बताते हो। तो इसका नाम भी बता दो, इसका नाम बताओ, छोटा नाम ही तो बताना है। द कंपनीज एक्ट, द लगा दिया करो, इज्जत दिया करो। 60 नंबर का है, इज्जत नहीं दोगे अकेला ही बैंड बजा देगा। द कंपनीज एक्ट 2013 इंडिया का सबसे बड़ा एक्ट है भाई, मजाक नहीं कर रहा मैं आपसे, ये बात पूरे तथ्यों के साथ ये बात कह रहा हूं। इनको ये मत ले लेना हवा में बोल रहे हैं सर, ना सर इनकम टैक्स बड़ा नहीं है, ना इनकम टैक्स से बड़ा ये एक्ट है, इसका इंटरप्रिटेशन बड़ा जबरदस्त है, ध्यान रखना। अगर डीप इंटरप्रिटेशन में चले गए ना, भगवान करे कभी जज की तैयारी करने को मिले आपको, या सीनियर सुप्रीम कोर्ट के लॉयर बनने का कभी मौका मिल गया, अगर एक्स्ट्रा कुछ करने का, 70 पेजेस में एक एक सेक्शन का इंटरप्रिटेशन है। ये बता दें आपको, इसका रमैया आती है इसके अंदर किताब, इतने मोटे मोटे बंडल, 3 और 2 अपेंडिक्स, इतने मोटे मोटे, ज्यादा नहीं, 15-20 हजार रुपए की आ जाती है, ठीक है। तो शॉर्ट टाइटल का क्या नाम है? द कंपनीज एक्ट 2013। 2013 क्या होता है बे? वाह बेटे वाह, शाबाश। वो कहते हैं हिंदी हमारी मातृभाषा है, इंग्लिश हमारी पितृभाषा है, दोनों का नाम एक साथ लूंगा। 2013, वाह। द कंपनीज एक्ट बोलो बेटा 2013 हो गया। शॉर्ट टाइटल याद, द कंपनीज एक्ट 2013 कहां पे लगेगा आप बताओ? कोई हिंदुस्तान में ऐसी जगह छोड़ेंगे हम? अरे कोई जगह नहीं छोड़ेंगे। अब तो जम्मू कश्मीर भी पूरा हटा दिया, सब स्पेशल वगैरह और अलग लॉ वगैरह हटाओ, हिंदुस्तान का पार्ट है, अखंड हिंदुस्तान का पार्ट है ना जी। तो एक्सटेंड, इट अप्लाइज टू, बोलो बेटा आशु बोलो यार, होल ऑफ इंडिया। वेरी गुड। इट अप्लाइज टू, या इट शैल एक्सटेंड टू, ऐसे भी लिख सकते हैं। इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया, इट शैल एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। और कब से लगा? सेक्शन 1 तो उसी दिन लग गया पूरा का पूरा, और बाकी लगेगा टुकड़ों में। कौन बताएगा टुकड़ों में? गवर्नमेंट। तो कैसे लगेगा? कमेंसमेंट कैसे होगा? सीजी, सीजी जानते हो, बड़े हो जाओ। अब सीजी ओजी में ही बात करूंगा। सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और जी मतलब ऑफिशियल गजट। सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी, कैसे बताएगी? बाय नोटिफिकेशन इन द
बोलो बेटे, इन द ओजी, ओजी ऑफिशियल गजेट, सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट अपॉइंट different dates for different provisions, different dates for different provisions. सेक्शन 1 तो डे 1 से लागू हो गया भैया, सेक्शन 1 तो 30 अगस्त से ही लागू हो गया। बाकी सेक्शन कब कब लागू होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन लेके बताएगी, और बाकायदा बताया, 12 सितंबर भी बताया, 1 अप्रैल 2014 भी बताया। बताया या नहीं बताया? 98 सेक्शन अप्लाई किए गए कब से? 12 सितंबर 2013 से, 12 सितंबर 2013 से, और कितने 140, बोलो 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 कितने सेक्शन? 143 सेक्शन अप्लाई किए गए 1 अप्रैल 2014 से, एंड सो ऑन। इतने से थोड़ी काम चलेगा, और भी तो है। डन इट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। चलिए अब क्या रह गया सर? अच्छा, इन तीनों को फटाफट फटाफट रिवाइज कर लो। नंबर 1 शॉर्ट टाइटल क्या है बोलो? द कंपनीज एक्ट 2013 एक्सटेंड, इट शैल एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, पूरे हिंदुस्तान पे अप्लाई होता है। और कमेंसमेंट अलग अलग सेक्शन अलग अलग डेट से अप्लाई होंगे, और गवर्नमेंट बताएगी कौन सा सेक्शन किस डेट से अप्लाई होगा। अब अगला आता है एप्लीकेबिलिटी, ये बड़ा मजेदार है, इसके लिए अलग हेडिंग डालूंगा नीचे। इसको चार्ट में मत लिखना, अगर जगह है तो खुला खुला लिख लेना, कोई बड़ा ही नहीं है। आप लिख सकते हो, अदरवाइज बाहर भी निकल के आ सकते हो। अगर जगह है तो प्रॉपर लिखो, कोई दिक्कत नहीं। एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद करना है इसको। एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट, किन पे लागू होगा ये एक्ट? नंबर 1 आप अपने आप बताओ किन पे लागू होगा? ऑल कंपनीज, चाहे वो इस एक्ट में बनी हो या प्रीवियस कंपनी लॉ में। प्रीवियस कंपनी लॉ मतलब कंपनीज एक्ट 2013 आने से पहले। सब लोग बोलो, कंपनीज एक्ट 2013 आने से पहले। कौन से वाले बेटा? कौन से? ना बेटा ना, 1850 से लेके 1956 वाले में जितनी कंपनीज बनी थी उनके ऊपर भी एक्ट लागू होगा। अरे टाटा इंडस्ट्री उठा के देखना कब की बनी हुई है, ठीक है ना, अंग्रेजों के जमाने से, और तब से लेके अब तक उस पर एक्ट लागू नहीं होता क्या? बिल्कुल लागू होता है। तो आइए, किन पे एक्ट अप्लाई होता है? कंपनीज, एक बड़ा प्यारा वर्ड आ रहा है इनकॉर्पोरेटेड, अभी इसका मतलब बताऊंगा। कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। अब इसको आराम से इंटरप्रेट करेंगे, जल्दी नहीं करनी बेटा। देखिए, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। पहले बेटे ये इनकॉर्पोरेटेड वर्ड का क्या मतलब होता है? कोई बताएगा मुझे? आशु बताओगे? रोनित बताओगे? शब्द आप बताओगे? हाँ जी, इनकॉर्पोरेटेड को हम बोलेंगे फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड। खाली फॉर्म्ड नहीं, रजिस्टर्ड भी करानी पड़ती है। तो इनकॉर्पोरेटेड का लिख लो फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड। जो कंपनी फॉर्म्ड हुई हो, रजिस्टर्ड हुई हो अंडर दिस एक्ट, अंडर दिस एक्ट माने तो कंपनीज एक्ट 2013, लिखते रहिए। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेटेड मतलब फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, अंडर दिस एक्ट माने तो अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। प्रीवियस कंपनी लॉ मतलब कंपनीज एक्ट 2013 आने से पहले, कंपनीज एक्ट 2013 आने से पहले। तो कोई कंफ्यूजन ना रहे तो लिख लेना 1850 से लेके 1956 वाले जितने भी एक्ट थे, 1850 से लेके 1956 वाले तक जितने भी एक्ट थे, उनमें जो कंपनियां बनी थी उन पे भी एक्ट लागू होता है, और कंपनीज एक्ट 2013 में जो कंपनियां बनेंगी उन पे भी ये एक्ट लागू होता है। और इस एक्ट को पढ़ना एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर
लगभग 12 लाख से ऊपर कंपनियां हैं, और वो 12 लाख कंपनियों के ऑडिट अगर कोई कर सकता है तो केवल और केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट। उन 12 लाख कंपनियों का रजिस्ट्रेशन से लेके, फाइलिंग से लेके, एनुअल रिटर्न से लेके, एनुअल अकाउंट से लेके, वाइंडिंग अप से लेके, आरओसी फाइलिंग से लेके, सारा काम अगर करना है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो यह बात याद रखिएगा, कंपनी के बारे में सीखना बहुत मजेदार काम है। तो किस पे अप्लाई होता है एक्ट, जल्दी बताओ। कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड, अरे भैया किन पे अप्लाई होता है? कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। बोलो सब लोग, आशु बोलो। अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। नंबर 2, सेकंड पॉइंट। अरे भाई चेंज हो जाओ। सेकंड पॉइंट, और किस पे एक्ट लागू होता है? इंश्योरेंस कंपनीज। और किस पे एक्ट लागू होता है? बैंकिंग कंपनीज। और किस पे एक्ट लागू होता है? इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज। और किस पे एक्ट लागू होता है? कंपनीज गवर्नड बाय एनी स्पेशल एक्ट। रुक जाइए, ये एक्ट उन कंपनियों में तो लगेगा जो इस एक्ट में बनी हो या प्रीवियस कंपनी लॉ में लगी हो। इंश्योरेंस कंपनीज में भी लगता है, बैंकिंग कंपनीज में भी लगता है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज में भी लगता है। और कंपनीज गवर्नड बाय स्पेशल एक्ट। सर कौन सी कंपनीज गवर्नड बाय स्पेशल एक्ट? एग्जाम्पल नंबर 1, एसबीआई, नाम तो सुना होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका एसबीआई एक्ट है 1992। आरबीआई, एसबीआई तो पता है ना, एसबीआई का अपना एक्ट है भैया 1992, उस पे भी एक्ट लागू होगा। आरबीआई कॉरपोरेशन तो है अंडर सेपरेट एक्ट, तो आरबीआई अंडर आरबीआई एक्ट 1934। फिर एलआईसी अंडर एलआईसी एक्ट 1956। सर पिक्चर अभी बाकी है, एक और देख लो। एएआई, एएआई पता है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अंडर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1994। ये स्पेशल एक्ट में बने हैं ना। इसके अलावा ओएनजीसी, नाम सुना है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अंडर ओएनजीसी एक्ट 1959। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं विच आर गवर्न्ड बाय स्पेशल एक्ट। इनके ऊपर भी एक्ट लागू होता है, कंपनीज एक्ट। कंपनीज गवर्न्ड बाय स्पेशल एक्ट, एसबीआई अंडर एसबीआई एक्ट 1992, आरबीआई अंडर आरबीआई एक्ट 1934, एलआईसी अंडर एलआईसी एक्ट 1956, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अंडर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1994, ओएनजीसी अंडर ओएनजीसी एक्ट 1959। ये एग्जांपल्स हैं किसके? कंपनीज गवर्न्ड बाय स्पेशल एक्ट। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, छठा भी लिख लो, फिर मैं इसके अंदर और भी चीजें लिखवाऊंगा आपको। छठा पॉइंट लिखो, सच बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड जो फॉर्म्ड और रजिस्टर्ड हुई हो, सच बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड बाय एनी एक्ट, बाय एनी एक्ट, सच बॉडी कॉर्पोरेट incorporated by any act for the time being in force, for the time being in force. Such body corporate incorporated by any act for the time being in force, which the central government by notification, which the central government by notification specify in this behalf, specify in this behalf.
such body corporate incorporated by any act for the time being in force which the central government by notification specify in this behalf. तो ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जो किसी एक्ट में बनी हो और जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया हो कि भैया इन पे भी एक्ट लागू होगा तो एक्ट लागू होगा। और ये एग्जांपल आपको स्टडी मटेरियल में भी मिलेंगे। पहला FCI, नाम सुना है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसमें हमारे एक मित्र है, उनकी मिसेस काम करती है इसमें, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में। और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बना अंडर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट, FCI, फूड कॉर्पोरेशन एक्ट, फूड कॉर्पोरेशन एक्ट 1964। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये गवर्नमेंट कंपनी है, ये बना था किसके अंडर? फूड कॉर्पोरेशन एक्ट 1964। ऐसी आपने नाम सुना होगा NHAI, फुल फॉर्म बोलो, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका भी अपना एक्ट है, NHAI एक्ट 1988। इनके ऊपर भी कंपनीज एक्ट लागू होता है, इनके ऊपर भी कंपनीज एक्ट लागू होता है। अब एक सुपर्ब लाइन आएगी स्टार लगा के, लेकिन उससे पहले मैं रुक जाऊंगा। क्यों रुक जाऊंगा? मुझे रुकने का बड़ा आनंद आता है। क्या? रिवाइज करने का। पहले ये 6 पॉइंट याद करने हैं कि कंपनीज एक्ट किस किस पे लागू होता है। नंबर 1, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। बोलो ना बेटे, लिख लो लिख लो, ये लो, लिख लिया। NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये जो बनते हैं ना राष्ट्रमार्ग है ना, NH24, NH8, ये सब राजमार्ग जो है उसको जोड़ती है। इसको आज की डेट में मंत्रालय को देख रहे हैं नितिन गडकरी, श्री नितिन गडकरी, है ना। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अंडर फूड कॉर्पोरेशन एक्ट 1964, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया अंडर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1988। अब जरा ध्यान से सुनना, जल्दी जल्दी बोलो, किस किस पे एक्ट लागू होता है? नंबर 1, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। नंबर 2, बोलो बोलो बोलो, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। 4 हो गए। 5वां, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी स्पेशल एक्ट। ठीक है ना, यही लिखा है, कंपनीज गवर्न्ड बाय स्पेशल एक्ट। और अगला, सच बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी एक्ट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स विच द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ। क्लियर है बात? देखिए, ये तो कंपनी बन गई अंडर स्पेशल एक्ट, और ये वो कॉरपोरेशन है जिनको गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि इनके ऊपर एक्ट लागू होगा। ठीक है ना। अब इधर आ जाओ, लेकिन अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। कैसे? सुनिए। अब 3 बातें होंगी। पहली बात, जहां पे कंपनीज एक्ट, सुन तो लो बेटा, कंपनीज एक्ट और स्पेशल एक्ट सेम बात कह रहे हैं, तो लगा दो कोई भी, क्या फर्क पड़ रहा है? इनका अपना एक्ट भी तो है। कहां से लेके कहां तक? 2, 3, 4, 5, 6, ये 2 से लेके 6 तक जो चल रहे हैं, अगर इनका एक्ट और कंपनीज एक्ट सेम बात कह रहा है तो इनका कोई भी एक्ट लगा दो। दूसरी बात, अगर इनका एक्ट साइलेंट है, स्पेशल एक्ट साइलेंट है, तो कंपनीज एक्ट लगा दो। पर अगर स्पेशल एक्ट और कंपनीज एक्ट में इनकंसिस्टेंसी आ गई, इफ देयर इज इनकंसिस्टेंसी एग्जिस्ट बिटवीन कंपनीज एक्ट एंड स्पेशल एक्ट, तो किसकी चलेगी बोलो? किसकी चलेगी बोलो? स्पेशल एक्ट विल प्रिवेल। भाई कंपनीज एक्ट तो जनरल एक्ट है ना, जब मेरा खुद का एक्ट कह रहा है इसे फॉलो करो, तो फिर जनरल एक्ट में क्यों जाऊंगा? तो लिखो, इफ एनी प्रोविजन of Companies Act, if any provision of Companies Act is inconsistent, if any provision of Companies Act is inconsistent with any of the provisions of Special Act,
बेटा इनकंसिस्टेंट होता है नॉट मैच विद, जहां पे कंपनीज एक्ट कुछ और कह रहा है और इनका स्पेशल एक्ट कुछ और कह रहा है। हाँ भाई, इनकंसिस्टेंसी होती है, मैच नहीं कर रहे प्रोविजन। कंपनीज एक्ट कुछ और कह रहा है, इनका स्पेशल एक्ट कुछ और कह रहा है, किसकी चलेगी? कॉमा, देन स्पेशल एक्ट विल प्रिवेल, देन स्पेशल एक्ट विल प्रिवेल। जहां पर कंपनीज एक्ट और स्पेशल एक्ट में इनकंसिस्टेंसी आ गई, जहां पर स्पेशल एक्ट और कंपनीज एक्ट में इनकंसिस्टेंसी आ गई, देन स्पेशल एक्ट विल प्रिवेल ओवर द कंपनीज एक्ट। क्लियर है बात? अरे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में बैंकों के लिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट अलग से दिया है ना। शेड्यूल 3 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का लगेगा या कंपनीज एक्ट का लगेगा? बोलो। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का लगेगा जी। जब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के शेड्यूल 3 में बैलेंस शीट के फॉर्मेट दिए हैं बैंक के, तो कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 3 थोड़ी ना लगेगा वहां पे। तो जहां पर स्पेशल एक्ट में प्रोविजन दिए हो और वो कंपनीज एक्ट से मैच ना खाते हो, देन स्पेशल एक्ट विल प्रिवेल। डन इट? गुड गुड गुड। पहला टॉपिक हमारा डन हो गया, कांग्रेचुलेशंस। लगाओ टिक, ये लीजिए पहला कंटेंट डन। अब केवल डेफिनेशंस पढ़नी है, लेकिन डेफिनेशंस को मैं शुरुआत करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरे दिल की एक बात है जो मुझे पूरी करनी है आपके साथ, और वो जरूर करनी है। आज हमने सीखना है, शुरुआत करना है किस चीज से? व्हाट इज कंपनी। वहीं से तो शुरुआत करोगे ना, ऐसे थोड़ी ना डेफिनेशंस पढ़ने बैठ जाएंगे। तो हमारा ये कंटेंट रहेगा जो आउट ऑफ बॉक्स जाके करूंगा, जिसमें डेफिनेशन से भी लिखवाऊंगा लेकिन कुछ अन्य बातें भी करवाऊंगा। तो व्हाट इज कंपनी, हेडिंग डाल लीजिए। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब हेडिंग डाल लीजिए व्हाट इज कंपनी। ठीक है, स्टार्ट करें। कंपनी पहले लेमैन की भाषा में पढ़ेंगे, फिर ऑथर्स की भाषा में पढ़ेंगे, फिर डेफिनेशन पे आएंगे। बेटा मैं आपको डेफिनेशंस पे ले जाने से पहले, सारी डेफिनेशंस पे ले जाने से पहले कंपनी और उसके फीचर्स पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? कंपनी और उसके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद बाकी डेफिनेशंस पे जाएंगे, क्योंकि इसके बारे में क्लियर नहीं है तो फिर फायदा नहीं आगे पढ़ने का। तो कंपनी, अब लेमैन लैंग्वेज में स्टार्ट करते हैं। कंपनी का मतलब क्या होता है लेमैन लैंग्वेज में, साधारण भाषा में, आम आदमी की भाषा में? मैं कहीं मूवी देखने जा रहा हूं, मैं आपको कहता हूं विल यू कंपनी मी। मैं कोई क्लास लेने जा रहा हूं, एक दोस्त चाहिए साथ में, विल यू कंपनी मी। मैं किसी फंक्शन में जा रहा हूं, पड़ोसी को कहता हूं तुम्हें कार्ड आया? कहते हाँ। मैंने कहा विल यू कंपनी मी, क्या आप मेरे साथ चलोगे? तो कंपनी का मतलब होता है साथ देना। क्या होता है बोलो? साथ देना। कंपनी का मतलब क्या होता है? साथ देना। वो कहते हैं ना, हम चलेंगे साथ साथ, डाले हाथों में हाथ, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो कंपनी का मतलब होता है साथ देना। कंपनी वर्ड 2 वर्ड से मिलकर बना, कॉम और पनीज। कॉम और पनीज। कॉम का मतलब होता है बेटे कंबाइंड। कॉम का मतलब होता है बेटे कंबाइंड। पनीज का मतलब होता है अ पीस ऑफ ब्रेड, अ पीस ऑफ ब्रेड। कॉम का मतलब होता है कंबाइंड और पनीज का मतलब होता है अ पीस ऑफ ब्रेड। कंबाइंड को अगर मैं आगे बोलूं, कॉम का मतलब होता है कमिंग टुगेदर, कमिंग टुगेदर, एक साथ आना। कमिंग टुगेदर किस लिए? टू शेयर ए पीस ऑफ ब्रेड। कमिंग टुगेदर, लुक एट द स्क्रीन माय डियर फ्रेंड्स, कमिंग टुगेदर टू शेयर ए पीस ऑफ ब्रेड। जब एक रोटी के टुकड़े को मिलकर कई लोग शेयर कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा? कंपनी। कंपनी में शेयर होल्डर होते हैं ना, हिस्सा होता है ना सबका, तो छोटे 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 टुकड़े इस बड़ी रोटी के अंदर हम शेयर करते जाते हैं। तो क्या कहते हैं? कॉम का मतलब होता है कंबाइंड और पनीज का मतलब होता है अ पीस ऑफ ब्रेड। कमिंग टुगेदर टू शेयर ए पीस ऑफ ब्रेड। जब एक रोटी के टुकड़े को मिलकर कई लोग शेयर कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा? कंपनी। क्या कहलाएगा? बोलो ना, कंपनी। क्लियर है? डन है? चले आगे। आगे देखिए,
फिर कंपनी के बारे में एक बात बताता हूं, जरा ध्यान से देखना। कहते हैं कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस। कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस। तो सर ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या होती है? उल्टा सीधा करके पढ़ते हैं ना, पर्संस हु एसोसिएट टुगेदर, persons who associate together, join together for a common purpose or goal, for a common purpose or goal. Persons who associate together, join together for a common purpose or goal. वो लोग जो एक साथ आए हैं किसी कॉमन पर्पज या गोल को अचीव करने के लिए। अब ये कॉमन पर्पज या गोल जनरली क्या होता है? फॉर इकोनॉमिक पर्पस। ये कॉमन पर्पज और गोल क्या होता है जनरली? बोलो, इकोनॉमिक पर्पस। अब इकोनॉमिक पर्पस क्या हो सकता है? इट मे बी सेल्स मैक्सिमाइजेशन, इट मे बी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एंड द अल्टीमेट गोल इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वो लोग जो एक साथ आए हैं किसी कॉमन पर्पज या गोल को अचीव करने के लिए, और ये कॉमन पर्पज या गोल क्या हो सकता है? बोलो ना बेटे। इट मे बी सेल्स मैक्सिमाइजेशन, इट मे बी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इट मे बी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। पर इसका एक्सेप्शन है, इसका एक्सेप्शन है कंपनी अंडर सेक्शन 8। कंपनी अंडर सेक्शन 8 एनपीओ नेचर की। कौन से नेचर की? नॉन प्रॉफिट नेचर की, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसका एक्सेप्शन है कंपनी अंडर सेक्शन 8 एनपीओ नेचर की, नॉन प्रॉफिट नेचर की। मालूम है या नहीं है? बिल्कुल मालूम है। नॉन प्रॉफिट नेचर की कंपनियां बनती है सेक्शन 8 में। इज इट डन? लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। हाँ बेटा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या हुआ? कुछ देखना है? बोला करो ना बेटा। ये क्लियर है बात सारी? कुछ पूछना तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? आशु क्लियर है बेटे? हाँ बेटे, सभी को क्लियर है यहाँ पे? शब्द ओके है बेटा? रोनित क्लियर है बेटे? हाँ बिटिया, नाम बोल जाता। यशोदा क्लियर है बेटे? ओके। कन्हैया जी से नाम याद रहेगा आपका, यशोदा मैया वाला, है ना? चलो ठीक है ना, मिलता जुलता है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सर कहाँ आगे बढ़ते हैं? ये बात क्लियर हो गई, पर्सन हु एसोसिएट टुगेदर फॉर कॉमन पर्पस और गोल। अब एग्जांपल्स कराता हूं, जरा ध्यान से सुनना। एक एक एग्जांपल आपका दिमाग बिल्कुल खोल के रख देगा। पहला एग्जांपल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, डी मदान एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। डी मदान एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। बताइए, पहला प्रश्न आपके सामने, क्या ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन है या नहीं? बोलो। है। दूसरा प्रश्न, क्या ये कंपनी है या नहीं है? शब्द कहते हैं, यशोदा कहती है नहीं है। आशु बताओ, क्या ये कंपनी है या नहीं? डी मदान एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। आशु कहते हैं कंपनी है। हो भी सकते हैं, और लोग शामिल हैं, मेरे एम्प्लॉयज काम करते हैं इसमें। मैं ओनर में ही हूं, डी मदान, धर्मेंद्र मदान। पार्टनर में भी हो सकते हैं, और भी लोग हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, मैं क्यों बताऊं? वाई आई शुड डिस्क्लोज माई प्राइवेसी? अब सुनिए, ये कह रहा है इसमें धर्मेंद्र मदान के अलावा और लोग भी शामिल हैं। एंड कंपनी रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट एसोसिएशन ऑफ पर्संस, बट इट इज नॉट ए कंपनी।
ये भैया सीए फर्म है, ये सीए फर्म है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, कंपनी सेक्रेटरीज को, एडवोकेट्स को, कॉस्ट अकाउंटेंट्स को एंड कंपनी वर्ड यूज करना इस्तेमाल है विदाउट यूजिंग द वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। वो कंपनी नहीं बना सकती, ये कोई कंपनीज एक्ट में नहीं है, ये मेरी फर्म है, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है जी। क्या पार्टनरशिप फर्म एसोसिएशन ऑफ पर्सन नहीं हो सकती क्या? क्या एलएलपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन नहीं हो सकती क्या? हो सकती है। तो अब डी मदान कंपनी इट रिप्रेजेंट, एंड कंपनी वर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें धर्मेंद्र मदान के अलावा और लोग भी शामिल हैं। इट रिप्रेजेंट द एसोसिएशन ऑफ पर्सन बट इट इज नॉट ए कंपनी। आओ और बात करता हूं, आओ आओ, पहला एग्जाम्पल हुआ है, चले एग्जाम्पल 2 पे। हाँ बिटिया कर लो, नोट कर लो, कोई जल्दी नहीं है। इट रिप्रेजेंट द एसोसिएशन ऑफ पर्सन बट इट इज नॉट ए कंपनी। अरे भाई ये मेरी फर्म है, प्रैक्टिकली मेरी फर्म है। आगे चलो, एग्जाम्पल नंबर 2। अब बताना, नाम तो सुना ही होगा, नाम सुना है? नया नाम तो नहीं है, अनजान नाम तो नहीं है। यशोदा बेटे नाम सुना है? देखना जरा। ये सुना नहीं है, ये कान फाड़ के सुना हुआ है क्योंकि ये नाम तो हमारे दिमाग में हर वक्त गूंजना चाहिए, द आईसीआई। क्या आईसीआई एसोसिएशन ऑफ पर्सन है या नहीं? यस, इट इज एन एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। इट इज एन एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। बोलो हाँ या ना। पर क्या ये कंपनी है? अरे किसी कंपनी से सीए कर रहे हो क्या? बट इट इज नॉट ए कंपनी, इट इज नॉट ए कंपनी। जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, इट इज एन एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बट इट इज नॉट ए कंपनी। एग्जाम्पल नंबर 3, ये कर लिया नोट बेटे? कर लो। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, आईसीआई, इट इज एन एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट रजिस्टर्ड अंडर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 बट इट इज नॉट ए कंपनी। कोई पूछे तो किसी कंपनी से सीए कर रहे हो? नहीं ना। एग्जाम्पल नंबर 3 बेटे, ये नोट कर लिया? करना है कर लो। कर लिया बेटा? आगे एग्जाम्पल नंबर 3, ये नाम सुना है बेटे? RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रुक जा बेटा, रुक जा बेटा आ गया कॉन्फिडेंस। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। मेरा पहला प्रश्न आपके सामने, क्या ये एसोसिएशन ऑफ पर्संस है या नहीं? और क्या इसमें भूत प्रेत काम करते हैं? इट इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ऑफ कोर्स इट इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस। इसमें श्री मुकेश अंबानी काम करते हैं, नीता अंबानी जी काम करती हैं, आकाश अंबानी, अनंत अंबानी, ईशा अंबानी, कई सारे डायरेक्टर्स, लाखों शेयर होल्डर्स है ना इसमें। तो ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन तो है। क्या ये कंपनी भी है? यस, एंड इट इज ए कंपनी, इट इज ऑल्सो ए कंपनी। ठीक है, लिख लो। इट इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड इट इज ऑल्सो ए कंपनी। एग्जाम्पल नंबर 4, नाम सुने? JSPL, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, जिसके संस्थापक सदस्य थे श्री OP जिंदल, और अब इसको चलाते हैं उनके सुपुत्र नवीन जिंदल, जो राज्यसभा मेंबर भी रह चुके हैं। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। क्या ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन है? यस सर। क्या ये कंपनी है? यस सर। ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी है और ये कंपनी भी है। तो चलिए अब मुझे जल्दी से कंक्लूडिंग स्टेटमेंट दे दो, लिख लो कंक्लूजन। क्या निष्कर्ष निकाला आप लोगों ने इतने एग्जाम्पल पढ़ के?
every company is an association of person, but there are many association of person which are not companies. लिख लीजिए, every company is an association of persons, but there are many association of persons which are not necessarily companies. हर कंपनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, बट कई एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जो कंपनी नहीं है. मैं आपको और बढ़िया एग्जांपल दूंगा भाई, सुनो बेटे. एक बात बताना, आशु, रोनित, यशोदा, शब्द, सभी लोग, एक बात बताओ, क्या पार्टनरशिप फर्म एसोसिएशन ऑफ पर्सन होती है या नहीं होती? यस, लिखा हुआ है भाई, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है, इट इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन. एलएलपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है या नहीं? बिल्कुल है जी. पार्टनरशिप फर्म भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन होती है, एलएलपी भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन होती है, पर वो कंपनी थोड़ी है. तो हर कंपनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, पर हर एसोसिएशन ऑफ पर्सन कंपनी हो ऐसा जरूरी नहीं है. डन इट. तो ये भी क्लियर हो गया. अब और आगे बढ़ते हैं, चले आगे, पढ़े आगे, बढ़े आगे. चलिए अब आते हैं प्रोफेसर हैने के पास ना. सबसे पहले हम पढ़ेंगे चीफ जस्टिस मार्शल की बात. चीफ जस्टिस मार्शल, चीफ जस्टिस मार्शल क्या कहते हैं? बस अब 2 ऑथर की डेफिनेशन, वैसे तो मेरे पास 3 भी हैं, लेकिन फिर आपके लिए ज्यादा भी वो रेलेवेंट नहीं रहेगा. 2 ऑथर की डेफिनेशन और एक कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन, सेक्शन डन. फिर आएंगे फीचर पे, वो देखेंगे, ठीक है ना. तो पहले चीफ जस्टिस मार्शल क्या कहते हैं? ए कंपनी इज ए पर्सन. एक कंपनी इज ए पर्सन. हमने पूछ लिया कैसा पर्सन, तो ये कहते हैं आर्टिफिशियल, कॉमा इनविजिबल, कॉमा इंटेंजिबल एंड एग्जिस्टिंग ओनली इन द आइज ऑफ लॉ. Existing only in the eyes of law. A company is a person. A company is a person. कैसा पर्सन है? आर्टिफिशियल. और कैसा? इनविजिबल. और कैसा? इंटेंजिबल. एंड एग्जिस्ट ओनली इन द आइज ऑफ लॉ. तो एक बच्चा आया, कहता मदान सर एक बात बताओ, आपने कंपनी को पर्सन क्यों कहा? मैंने कहा वो इसलिए कहा क्योंकि इन द आइज ऑफ लॉ कंपनी इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी. लिख लो, इन द आइज ऑफ लॉ कंपनी इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी. कंपनी अलग है, मेंबर अलग है. कंपनी अलग है, मेंबर अलग है. कंपनी के कामों के लिए मेंबर जिम्मेदार नहीं होते और मेंबर के कामों के लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं होती. सवारी सामान की खुद जिम्मेदार है, कंपनी ट्रांजैक्शंस की खुद जिम्मेदार है. कंपनी अलग है, मेंबर्स अलग है. कंपनी के कामों के लिए मेंबर जिम्मेदार नहीं होते और मेंबर के कामों के लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं होती. इज इट डन एवरीवन? क्लियर है बात? तो कंपनी इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी, इसलिए कंपनी को कहा गया पर्सन. कैसा पर्सन है? आर्टिफिशियल. कंपनी इज नॉट ए नेचुरल पर्सन लाइक राम, मोहन, सोहन, आशु, रोनित, यू एंड मी. कंपनी हमारी तरह नेचुरल पर्सन नहीं है. इट हैज नो आइज टू सी, नो हैंड टू साइन, नो माइंड टू थिंक एंड टेक डिसीजन. इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विच एग्जिस्ट ओनली इन द आइज ऑफ लॉ. कंपनी इनविजिबल है, कंपनी को देखा नहीं जा सकता. इंटेंजिबल है, छुआ नहीं जा सकता. इट एग्जिस्ट ओनली इन द आइज ऑफ लॉ. तो मैं बच्चों से कई बार पूछ लेता हूं कि बेटा यशोदा, आपने
क्या आप 12th क्लास तक स्कूल गई हो? कहती हाँ, और क्या। तो आपने अपना स्कूल देखा है? देखा है क्या? हाँ, शब्द में तो देखा होगा। स्कूल देखा है? आज तक किसी ने अपना स्कूल देखा है? स्कूल की बिल्डिंग देखी होगी, स्कूल के बोर्ड देखे होंगे, स्कूल के टीचर देखी होंगी, स्कूल के टेबल बेंच देखे होंगे, स्कूल की लेबोरेटरी देखी होगी, स्कूल का गेम रूम देखा होगा, स्कूल का प्लेग्राउंड देखा होगा, पर स्कूल नहीं देखा। स्कूल की बसेस देखी होंगी, स्कूल नहीं देखा। क्योंकि स्कूल क्या है? इनविजिबल है, इंटेंजिबल है, एंड एग्जिस्ट ओनली इन द आइज ऑफ लॉ। कहते हैं ना, रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट, रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। तो जैसे स्कूल है आपका, वैसी कंपनी है। आप कंपनी में जॉब करोगे, आप कंपनी में काम करने जाओगे, आप कंपनी के लैपटॉप पे काम करोगे, आप कंपनी के कर्मचारियों से बात करोगे, आप कंपनी के डायरेक्टर से बात करोगे। हो सकता है आप कल को कंपनी के डायरेक्टर भी बन जाओ, आप कंपनी के शेयर होल्डर भी बन सकते हो, बट कंपनी को नहीं देख पाओगे। ठीक है ना? तो कई बार कहता है, एक बच्चा आया कहता है सर छू तो सकता हूं कंपनी को। तो मैंने कहा ना, छूना ना, छूना ना, कंपनी को छूना ना, यह है आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी को देखा नहीं जा सकता, कंपनी को छुआ नहीं जा सकता। इट एग्जिस्ट ओनली इन द आइज ऑफ लॉ। डन इट। चले आगे, पढ़े आगे, बढ़े आगे। अब बड़ी खतरनाक डेफिनेशन आ रही है, जिसको लिखने के बाद हम लगभग फीचर की ओर अग्रसर हो जाएंगे, फीचर की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अब आते हैं प्रोफेसर हैने। वो कहते हैं ना, है ना बोलो, तो हम कहते हैं है ने बोलो। तो मिस्टर हैने ने ऐसी जबरदस्त डेफिनेशन दी जो फीचर भी कवर करेगी। ए कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। प्रोफेसर हैने कहते हैं ए कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन which is an artificial person जैसे लिख रहा हूं वैसे ही लिखना, क्रिएटेड बाय लॉ, हैविंग ए सेपरेट लीगल एंटिटी, हैविंग ए सेपरेट लीगल एंटिटी with a perpetual succession and a common seal। नोट कीजिए। A company is an incorporated association which is an artificial person created by law having a separate legal entity with a perpetual succession and a common seal। तो आइए इसमें फीचर्स को अंडरलाइन कर लें। पहला फीचर बोलो बेटा, पहला फीचर बोलो बेटा, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। लिख लो नंबर 1। पहला फीचर बोलो बेटा, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। लिख लो नंबर 1। नंबर 2 बोलो बेटा, आर्टिफिशियल पर्सन। नंबर 3 बोलो बेटा, क्रिएटेड बाय लॉ। नंबर 4 बोलो बेटा, सेपरेट लीगल एंटिटी। नंबर 5 परपेचुअल सक्सेशन। नंबर 6 कॉमन सील। तो ये 6 फीचर हम पढ़ेंगे आराम से, चिंता ना करो। अभी नहीं बता रहा मैं, अभी आ रही है, थोड़ी देर में आ रही है। आज स्टार्ट करा जाएंगे, उसके बाद कवर अप करेंगे आने वाली क्लासेस में। एक कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब बताया, फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। अभी लिखना मत, अभी सिर्फ सुन लो। लिखवाऊंगा, सब कुछ लिखवाऊंगा, प्यार से लिखवाऊंगा, धैर्य से लिखवाऊंगा, एक एक पॉइंट को लिखवाऊंगा। तो 6 फीचर जरा पहले फटाफट बता दो। नंबर 1 इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। नंबर 1। नंबर 2 आर्टिफिशियल पर्सन। नंबर 2। नंबर 3 क्रिएटेड बाय लॉ। नंबर 3 क्रिएटेड बाय लॉ। नंबर 4 सेपरेट लीगल एंटिटी। नंबर 5 परपेचुअल सक्सेशन। नंबर 6 कॉमन सील। तो कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट है, आर्टिफिशियल पर्सन है, हमारी तुम्हारी तरह नेचुरल पर्सन तो नहीं है, क्रिएटेड बाय लॉ, रजिस्टर्ड विद आरओसी अंडर कंपनीज एक्ट, रजिस्टर्ड विद आरओसी अंडर कंपनीज एक्ट। सब कुछ लिखवाऊंगा, चिंता ना करें।
सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी इज ए सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर। कंपनी अलग है, मेंबर अलग है। कंपनी अलग है, मेंबर अलग है। कंपनी के कामों के लिए मेंबर जिम्मेदार नहीं होते और मेंबर के कामों के लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं होती। सवारी सामान की खुद जिम्मेदार है, कंपनी ट्रांजैक्शंस की खुद जिम्मेदार है। परपीचुअल सक्सेशन, द लाइफ ऑफ द कंपनी इज नॉट अफेक्टेड बाय द लाइफ ऑफ इट्स मेंबर। कंपनी की लाइफ उसके मेंबर की लाइफ से प्रभावित नहीं होती। मेंबर में कम, मेंबर में गो, मेंबर में डाई, बट द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी विल नॉट गेट अफेक्टेड। इवन इफ ऑल द मेंबर ऑफ द कंपनी डाई, स्टिल द कंपनी विल कंटिन्यू इन एग्जिस्टेंस। तो मेरे साथ बोलना, मेंबर आते हैं, मेंबर जाते हैं, मेंबर मर जाते हैं। बोलो ना, मेंबर आते हैं, मेंबर जाते हैं, मेंबर मर जाते हैं, पर कंपनी थी, कंपनी है और कंपनी रहेगी। हम ना रहेंगे, तुम ना रहोगे, रह जाएंगी निशानियां, और निशानी के तौर पे क्या रह जाएगी? कंपनी। Even after the death of Dhirubhai Ambani, the Reliance Industry Limited is still in existence, is the live example of perpetual succession. अब एक बच्चे को एग्जाम में याद नहीं आ रहा था नाम, तो नालायक लिखाया इवन आफ्टर द डेथ ऑफ मुकेश अंबानी द रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। अगर निकम्मे क्यों जीते जी मार रहे हो उनको, भगवान उनको दीर्घायु दे, इतनी बड़ी कंपनी उन्होंने चला रखी है ना। तो इवन आफ्टर द डेथ ऑफ धीरूभाई अंबानी द रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड इज स्टिल कंटिन्यू इन एग्जिस्टेंस, इज द लाइव एग्जांपल ऑफ परपेचुअल सक्सेशन। गॉट दिस पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स? फैंटास्टिक, लेट्स प्रोसीड फर्दर। और कॉमन सील इज द ठप्पा ऑफ द कंपनी। हाथ तो है नहीं साइन करने के लिए, तो ऑफिशियल सिग्नेचर, बट कॉमन सील लगाना आज की डेट में मैंडेटरी नहीं है। इसकी चर्चा भी मैं आने वाले टाइम पे आपसे करूंगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आखिरी डेफिनेशन पहले पढ़ लें, एक्ट की डेफिनेशन। सेक्शन 2 क्लॉज याद है? 20, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सेक्शन 2 क्लॉज 20, कंपनी मीन्स, लिखो मेरे बच्चे, कंपनी मीन्स है कंपनी, कंपनी मीन्स है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, कंपनी मीन्स है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, कंपनी मीन्स है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। तो एक्ट ने फीचर वीचर कुछ नहीं बताया मेरे भैया, लिसन एवरीवन, एक्ट ने फीचर वीचर नहीं बताया, सीधा बता दिया कंपनी मतलब वो कंपनी जो या तो कंपनीज एक्ट 2013 में बनी हो या कंपनीज एक्ट 2013 आने से पहले, यानी कि 1850 से लेके 1850 से लेके 1956 तक जितने एक्ट आए उनके अंतर्गत जो कंपनियां बनी उन पे भी ये एक्ट लागू होगा, जो और जो इस एक्ट में बनी उन पे भी ये एक्ट लागू होगा। यानी कि कंपनी मतलब एक कंपनी, बोलो, इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेटेड का मतलब अभी अभी बताया था, फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, मतलब अंडर कंपनीज एक्ट 2013। आराम से, थोड़ा आराम से देखिए, इनकॉर्पोरेटेड का मतलब अभी बताया ना, फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड। कंपनी मतलब वो कंपनी जो फॉर्म्ड और रजिस्टर्ड हुई हो, जो फॉर्म्ड और रजिस्टर्ड हुई हो, कहां पे? अंडर दिस एक्ट, दिस एक्ट माने तो कंपनीज एक्ट 2013, और अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ, प्रीवियस कंपनी लॉ मतलब कंपनीज एक्ट 2013 आने से पहले, यानी कि कौन से वाला? 1850 से लेके 1956 वाले एक्ट में, उन सब पे ये एक्ट लागू होगा। जब भी मैं कंपनी बोलूंगा किसी भी एक्ट में बनी हो, अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, याद रहेगा? ओके है, डन है, क्लियर है? चले आगे, पढ़े आगे, बढ़े आगे। तो आगे क्या आएगा आप बोलो? मैंने आपको कंपनी के बारे में बता दिया, क्या बताया? कंपनी कॉम और पनीस करके बना है। फिर मैंने बताया कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बट एवरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन इज नॉट नेसेसरली ए कंपनी। फिर मैंने आपको चीफ जस्टिस मार्शल, फिर मैंने आपको डेफिनेशन दी किसकी? चीफ जस्टिस मार्शल की। फिर मैंने डेफिनेशन दी आपको प्रोफेसर हैने की। फिर मैंने डेफिनेशन दी आपको सेक्शन 2 क्लॉज 20 की। अब आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? फीचर्स ऑफ या फिर एट्रीब्यूट्स
या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, एक ही बात है ना बेटा। फीचर्स, एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंपनी। फीचर्स, एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंपनी। फीचर्स, एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंपनी। 1 2 3 4 5 फीचर्स, एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंपनी। 6 तो आप ही मुझे बताओगे ना? बोलो बोलो यस सर। पहली बोलो बेटा, बिना देखे खबरदार, डेफिनेशन में देखा तो। हाँ, पहली वाली नंबर 1 लिखो बेटा, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। नंबर 1 लिखिए सब लोग, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। नंबर 2 शब्द बोलो बेटे। ना बाबू, आर्टिफिशियल पर्सन। नंबर 2 है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन। नंबर 3 क्रिएटेड बाय लॉ। वेरी गुड, क्रिएटेड बाय लॉ। 4th बोलो, वेरी गुड, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी। 5th बोलो, परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन। 6th बोलो, कॉमन सील। खत्म 6 हो रहा है। 6 तो ये थी डेफिनेशन से। किसकी डेफिनेशन से? प्रोफेसर हैने की। अब 6 हो रहा है भैया। 7 सेपरेट मैनेजमेंट। सेपरेट मैनेजमेंट। 7th के बोलो, सेपरेट मैनेजमेंट। 8th सेपरेट प्रॉपर्टी। सेपरेट प्रॉपर्टी। सेपरेट मैनेजमेंट, सेपरेट प्रॉपर्टी। 9th कैपेसिटी टू स्यू एंड बीइंग स्यूड। कैपेसिटी टू स्यू एंड बीइंग स्यूड। स्यू होता है केस डालना। कैपेसिटी टू स्यू एंड बीइंग स्यूड। 10वां ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी। और एक हमने अलग से लिख दी है, वैसे तो उसमें पढ़ाई देंगे ऊपर, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। ओके, क्लियर है बात? तो ये 12 फीचर 1 बाय 1 हम आराम से पढ़ेंगे। अब इनको रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा, और उसको हम फिर पैक करते हैं आज के सेशन को। इस सेशन को थोड़ा रिवाइज कर लें, रिकैप कर लें शुरू से, ठीक है? इंट्रोडक्शन से थोड़ा सा, जहाँ से याद करना है वहीं से रिकैप कराऊंगा, सारा नहीं। जहाँ से याद करना है वहीं से रिकैप कराऊंगा, ठीक है ना? यहाँ से ये तो पढ़ ही लेना, याद भी कर लेना, पर यहाँ से तो पक्का करना ही है। सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल, जल्दी बताइए शॉर्ट टाइटल। द कंपनीज एक्ट 2013 इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, पूरे हिंदुस्तान पे अप्लाई होता है। अगला, कमेंसमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई द डेट, बताएगी, अपॉइंट द डिफरेंट डेट, जहां से डिफरेंट सेक्शन लागू होंगे। और सेक्शन 1 तो शुरू से लागू हो गया। एप्लीकेबिलिटी किस किस पे अप्लाई होता है? नंबर 1, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। किस पे लागू होता है? बोलो ना बेटे। कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। फिर बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। अगला, कंपनी गवर्नड बाय स्पेशल एक्ट। अगला, सच बॉडी कॉर्पोरेट एज द सेंटर गवर्नमेंट, सच बॉडी कॉर्पोरेट
incorporated under any act for the time being in force which the center government by notification specify in this behalf. और जहां पे स्पेशल एक्ट और कंपनीज एक्ट में इनकंसिस्टेंसी आ जाए, जहां पे स्पेशल एक्ट कुछ और कह रहा है और कंपनीज एक्ट कुछ और कह रहा है, देन स्पेशल एक्ट विल प्रिवेल. किसकी चलेगी? स्पेशल एक्ट की. फिर आता है व्हाट इज कंपनी. कंपनी का मतलब क्या होता है? लेमन भाषा में साथ देना. मूवी देखने जा रहे हैं, विल यू कंपनी मी. मॉल घूमने जा रहे हैं, विल यू कंपनी मी. कंपनी मतलब साथ देना. कंपनी वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना कॉम और पनीस. कॉम का मतलब कंबाइंड और पनीस मतलब अ पीस ऑफ ब्रेड. कमिंग टुगेदर टू शेयर अ पीस ऑफ ब्रेड. जब एक रोटी के टुकड़े को मिलकर कई लोग शेयर कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा? कंपनी. फिर कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु एसोसिएट टुगेदर, जॉइन टुगेदर फॉर ए कॉमन पर्पस और गोल. इसके लिए हमने जान लिया कि एवरी कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन बट देयर आर मेनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन विच आर नॉट नेसेसरली कंपनीज. आगे बढ़ते हुए, आगे पढ़ते हुए, फिर किसकी भाषा आई? चीफ जस्टिस मार्शल. चीफ जस्टिस मार्शल क्या कहते हैं? एक कंपनी इज ए पर्सन. एक कंपनी इज ए कैसा पर्सन? आर्टिफिशियल. और कैसा? इनविजिबल. और कैसा? इंटेंजिबल. एंड एग्जिस्ट ओनली इन द आइज ऑफ लॉ. अगला प्रोफेसर हैने. हमने कहा हैने कुछ बोलो, मुख तो खोलो, कुछ तो बोलो. तो प्रोफेसर हैने कहते हैं एक कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन. एक कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन विच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग ए सेपरेट लीगल एंटिटी विद ए परपेचुअल सक्सेशन एंड ए कॉमन सील. ठीक है ना? तो 12 फीचर हमारे को मिल गए यहां से. और पहले एक्ट की डेफिनेशन भी पढ़ लो. 2 क्लॉज 20 सेक्शन 2 क्लॉज 20. कंपनी मीन्स है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ. मीनिंग क्लियर है सबको? और 12 फीचर जरा बता देना. नंबर 1 इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन. नंबर 2 आर्टिफिशियल पर्सन. नंबर 3 क्रिएटेड बाय लॉ. नंबर 4 सेपरेट लीगल एंटिटी. नंबर 5 perpetual succession. Number 6 common seal. Number 7 separate management. Number 8 separate property. Number 9 capacity to sue and being sued. Number 10 transferability of share. Number 11 limited liability. और number 12 maximum number of members. इन सारी फीचर की डिटेल में चर्चा करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास. तो जब अगली क्लास में मिलेंगे तो इन सारी फीचर को हम डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है ना? I hope you got this point everyone. Is it enough for today? ठीक है ना? इतना आप याद करिए, रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए. ठीक है ना? और फिर हम करेंगे अगली क्लास में. तब तक अपना रिवीजन करते रहिए. आप थोड़ा लंच वगैरह कीजिए, फिर अगली क्लास अपना ज्वाइन कीजिए. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू एवरीवन. आई होप यू एंजॉय द सेशन एवरीवन. बढ़िया लगा? मजा आया पढ़ के? बहुत बढ़िया. बस मजा आना चाहिए पढ़ाई करके और याद करते हुए चलना है साथ साथ. ठीक है? इनफ. बाकी मिलते हैं अगली क्लास में. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू बेटा. थैंक यू.